इस लड़की ने इतने जघन्य अपराध किए थे कि उसे जिंदा ही मम्मी बना दिया गया और एक ठंडी पत्थर की ताबूत में सील करके जमीन की गहराइयों में दफन कर दिया गया। लेकिन हजारों साल बाद किस्मत ने करवट ली और लोगों ने अनजाने में उसे जमीन खोदकर बाहर निकाल लिया। जैसे ही वह ताबूत सदियों बाद फिर से रोशनी के संपर्क में आया, चारों ओर अचानक कौवों का एक झुंड उमड़ पड़ा। वे ऐसी दर्दनाक चीखें मार रहे थे मानो मौत के आने की भविष्यवाणी कर रहे हों। अभी यह खौफनाक मंजर खत्म भी नहीं हुआ था कि वे कौवे किसी अदृश्य रहस्यमयी शक्ति के खिंचाव में आकर ट्रांसपोर्ट टीम के पीछे होली। वे हेलीकॉप्टर के इर्द गिर्द साए की तरह मंडराने लगे। अभी कुछ देर पहले तक रेगिस्तान का आसमान बिल्कुल साफ था, लेकिन अचानक वहाँ एक दुर्लभ और भयानक धूल भरा तूफान उठ खड़ा हुआ। ये साफ तौर पर आने वाली किसी बड़ी तबाही का संकेत था। हालांकि सबको यह सब बहुत अजीब लग रहा था, लेकिन किसी के पास गौर करने का वक्त नहीं था। वे बस जल्द से जल्द उस ताबूत को ट्रांसपोर्ट विमान में लाद कर वहाँ से भाग निकलना चाहते थे ताकि आने वाले तूफान की चपेट में न आ जाएं। लेकिन मुसीबतें तो अभी शुरू ही हुई थीं। विमान अभी ठीक से उड़ान भी नहीं भर पाया था कि धूल के तूफान ने उसे घेर लिया। गनीमत रही कि रेत की लहरों में समाने से ठीक पहले विमान ने उड़ान भरी और अपनी मंजिल की ओर निकल पड़ा। पर क्या यह वाकई में खुशकिस्मती थी? जब से वह ताबूत अपनी कब्र से बाहर निकला था, पूरी टीम पर जैसे किसी शाप का साया मंडराने लगा था। ताबूत के सबसे करीब मौजूद विल को मकबरे के अंदर एक मकड़ी ने काट लिया था, जिसके बाद से उसकी हालत बिगड़ने लगी थी। उसकी आंखों की पुतलियां बेकाबू होकर ऊपर की तरफ चढ़ने लगीं और जल्द ही वह बेसुध हो गया। निक को विल की इस हालत का अंदाजा नहीं था। वह उस वक्त जेनी द्वारा ताबूत पर लिखे शिलालेखों के अनुवाद को सुनने में मग्न था। जेनी उसे उस राजकुमारी की कहानी सुना रही थी जो उस ताबूत में कैद थी, जिसका नाम था अमानानेट। निक उसकी बातों में खोया ही था कि अचानक उसकी नजर ताबूत पर बनी एक आंख पर पड़ी और उसका दिमाग फिर से एक डरावने भ्रम हेलुसिनेशन में खो गया। तभी एक तेज आवाज से निक की नींद टूटी। उसने मुड़कर देखा तो विल किसी साए के वश में होकर ताबूत के पास खड़ा था और पागलों की तरह उन रस्सियों को काट रहा था जिससे ताबूत बंधा था। पास ही मौजूद कर्नल ने जब उसकी यह अजीब हरकत देखी तो उसे डांटते हुए पूछा कि वह क्या कर रहा है, लेकिन विल ने बिना कुछ कहे चाकू से उन पर हमला कर दिया। निक ने उसे शांत करने की कोशिश की, पर विल ने पलटकर कर्नल पर दोबारा वार किया और इस बार उन्हें जान से मार दिया। इसके बाद वह हाथ में चाकू लिए निक और बाकी लोगों की तरफ बढ़ने लगा, मानो उसे खून करने की लत लग गई। सैनिकों ने तुरंत विल पर बंदूकें तान दी, लेकिन प्रेशराइज्ड कैबिन के अंदर कोई भी गोली चलाने की हिम्मत नहीं कर पा रहा था। अगर एक भी गोली गलत चली और केबिन की बॉडी फट गई तो कोई भी जिंदा नहीं बचेगा। निक ने फुर्ती से एक सैनिक के हाथ से बंदूक छीनी और सबको शांत रहने को कहा, लेकिन विल तो जैसे किसी शैतान के कब्जे में था। उसने निक पर भी हमला कर दी। तब जाकर सबको एहसास हुआ कि विल एक खौफनाक शैतान में बदल चुका। लोग उसे चिल्लाकर चेतावनी देते रहे, पर उस पर कोई असर नहीं हुआ। उसने अपनी इंसानियत पूरी तरह खो दी थी और जेनी को मारने के लिए झपटा। उसे बचाने के लिए निक को मजबूरी में गोली चलानी पड़ी। गोली लगने के बाद भी विल को कुछ नहीं हुआ। वह बिना किसी दर्द के चाकू लेकर आगे बढ़ता रहा। निक बुरी तरह डर गया और उसने दोबारा गोली चलाई। अभी वे समझ ही पाते कि आखिर हो क्या रहा है। तभी विमान को एक जोरदार झटका लगा, जैसे किसी ने उसे हवा में लात मारी हो। निक खिड़की की तरफ भागा और देखा कि विमान से काला धुआं निकल रहा है। इंजन फेल हो चुका था। वे कॉकपिट की तरफ भागे, लेकिन अनुभवी पायलट भी हैरान थे क्योंकि उन्हें समझ नहीं आ रहा था कि विमान अपने रास्ते से कैसे भटक गया। विमान लड़खड़ाते हुए ब्रिटेन के आसमान तक पहुंच गया, जहां अचानक कॉकपिट की खिड़की पर हजारों कौवों ने आत्मघाती हमला कर दिया। कांच मकड़ी के जाले की तरह चटक गया। इससे पहले कि वे मदद के लिए सिग्नल भेज पाते, विमान के सामने काली घटा जैसी कोई चीज छा गई। गौर से देखने पर पता चला कि वह कोई बादल नहीं बल्कि लाखों कौवों का झुंड था जो तेज रफ्तार से विमान से टकरा रहा था। दोनों पायलट मौके पर ही मारे गए। इस अचानक हुए हमले में C-130 हरक्यूलिस विमान पूरी तरह बेकाबू हो गया और इस सब की जड़ थी वह 5000 साल पुरानी रहस्यमय ताबूत। कौवों के लगातार हमलों और तकनीकी खराबी के कारण विमान टूटने लगा। विमान जमीन की तरफ गिर रहा था और हवा के तेज दबाव ने सबको बाहर खींचना शुरू कर दिया। आखिरी वक्त में जेनी को बचाने के लिए निक ने बिना सोचे समझे इकलौता पैराशूट उसे पहना दिया और उसे विमान से बाहर धक्का दे दिया, जबकि वह खुद विमान के साथ नीचे गिरकर मौत के मुंह में समा गया। जेनी बच तो गई, लेकिन उसे तुरंत मुर्दाघर मॉर्चुअरी बुलाया गया ताकि वह अपनों की पहचान कर सके। वहाँ एक बेहद डरावनी चीज हुई। सन्नाटे से भरे मुर्दा घर में एक लाश अचानक उठकर बैठ गई। उसने कफन फाड़ा और खुद को बाहर निकाला। वह निक था। हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद भी उसका जिंदा बच जाना किसी चमत्कार से कम नहीं था। निक खुद हैरान था कि वह जिंदा कैसे है। तभी उसे एक और झटका लगा। विल, जिसे उसने खुद गोली मारी थी, वहाँ खड़ा था। निक ने जैसे ही पूछना चाहा कि क्या वह मर चुका है, विल ने ठंडे लहजे में कहा, तुम मरे नहीं, लेकिन तुम्हारी हालत मौत से भी बदतर होने वाली है। दरअसल मकड़ी के काटने के
बाद विल एक भटकती आत्मा बन चुका था। वह निक को चेतावनी देने आया था कि अब वह मौत के देवता का शिकार बन चुका है। निक अभी भी उसकी बातों पर यकीन नहीं कर पा रहा था कि तभी जेनी और बाकी लोग कमरे में आए, जिन्हें देखकर विल की आत्मा ओझल हो गई। एक मरे हुए इंसान को जिंदा खड़ा देखकर वे तीनों भी दंग रह गए। निक की हालत देखकर ऐसा लग रहा था जैसे वह कोई भूत देख रहा हो। सच तो यह था कि उस प्राचीन मकबरे में ही मम्मी ने निक पर एक अमृता का निशान, मार्क ऑफ अनडेड, छोड़ दिया था। अब जब तक मौत का देवता खुद निक की जान न लेना चाहे, तब तक निक अगर खुद भी मरना चाहे तो नहीं मर सकता था। विमान हादसे में निक के जिंदा बचने की खबर मिलते ही रेस्क्यू टीम तुरंत दुर्घटना स्थल पर पहुंची। वहां मलबे और धूल के सिवा कुछ नहीं था, लेकिन तभी उनकी नजर उस रहस्यमयी ताबूत पर पड़ी जो गिरकर 2 हिस्सों में टूट चुका था। कौवों की डरावनी आवाजों के बीच ताबूत के टुकड़ों से बर्फ जैसी ठंडी हवा निकल रही थी। एक बचाव कर्मी अपनी जिज्ञासा रोक नहीं पाया और उसने ताबूत का ढक्कन हटा दिया। अंदर पट्टियों में लिपटी हुई वह प्राचीन मम्मी लेटी थी। वह आदमी बदकिस्मती से उस शैतान का 3000 साल बाद पहला शिकार बना। चीख सुनकर जब उसका साथी वहां पहुंचा तो उसने देखा कि उसका दोस्त एक सूखी हुई लाश, ड्राई मम्मी में बदल चुका है। वह डर के मारे भागा, लेकिन मम्मी ने उसे दबोच ली। कुछ ही सेकंड में उसने उसका भी सारा जीवन रस, लाइफ एसेंस, सोख लिया। 2 लोगों की बलि लेकर वह सूखी हुई मम्मी अब धीरे धीरे जिंदा होने लगी थी। उसकी जादुई ताकतें वापस आ रही थी। उसने उन दोनों मरे हुए लोगों को अपनी आवाज से जिंदा कर दिया, जो अब उसके गुलाम बन चुके थे। यह उसकी अमर सेना, अनडेड आर्मी के पहले 2 सिपाही थे। जेनी को यकीन नहीं हो रहा था कि हजारों फीट की ऊंचाई से गिरने के बाद निक को एक खरोंच तक नहीं आई। निक को खुद भी यह सब बहुत अजीब लग रहा था। निक की उलझन देखकर जेनी ने आखिरकार अपनी असली पहचान बताई। वह सिर्फ एक पुरातत्वविद, आर्कियोलॉजिस्ट नहीं थी, बल्कि एक गुप्त संगठन का हिस्सा थी, जिसका काम दुनिया से अलौकिक, सुपरनैचुरल खतरों को मिटाना था। जेनी ने बताया कि वे सालों से सोल ब्लेड, ब्लेड ऑफ सेट नाम के एक प्राचीन खंजर की तलाश कर रहे थे। इतिहास में एक राजकुमारी थी जिसका नाम रिकॉर्ड से मिटा दिया गया था, राजकुमारी अमाना नेट। उसने सत्ता के लालच में मौत के देवता सेट से सौदा किया था और अपने ही पिता और भाई की हत्या कर दी थी। वह शैतान को दुनिया में लाना चाहती थी, लेकिन पकड़ी गई और उसे जिंदा मम्मी बनाकर दफन कर दिया गया। उस खंजर की मुठ पर एक विशाल लाल रत्न लगा था, जिसे डेथ आई ऑफ सेथ कहा जाता था। अगर यह रत्न खंजर से जुड़ जाए और किसी इंसान के शरीर को जरिया बनाया जाए तो मौत का देवता धरती पर उतर सकता है। सदियों पहले क्रूसेडर्स ने इस रत्न और खंजर को अलग कर दिया था। हाल ही में लंदन में मेट्रो की खुदाई के दौरान एक बड़ी कब्र मिली जहां वह रत्न छिपा था। इसी सुराग के पीछे चलते हुए वे इस राजकुमारी के मकबरे तक पहुंचे थे। उन्होंने गलती से एक ऐसी तबाही को आजाद कर दिया था जो पूरी दुनिया को खत्म कर सकती थी। निक को यह सब एक कहानी जैसा लग रहा था। तभी उसने फिर से विल की रूह को एक कोने में इशारा करते देखा। वह विल के पीछे एक बाथरूम में गया, जहां विल ने उसे एक कड़वा सच बताया। विल ने कहा, निक, तुम उस हादसे में इसलिए नहीं बचे क्योंकि भगवान ने तुम्हें बचाया, बल्कि इसलिए क्योंकि हम दोनों शापित हैं। विल ने समझाया कि जब मकबरे में ताबूत को उठाया जा रहा था, तब ताबूत पर बनी आंखें सीधे निक को देख रही थीं। मम्मी ने जागने के बाद जिस पहले मर्द को देखा वह निक था, इसलिए निक को मौत के देवता के लिए एक पात्र, वेसल, कंटेनर के रूप में चुना गया है। अगर उस राजकुमारी ने सोल ब्लेड से निक की बलि दे दी तो मौत का देवता निक के शरीर पर कब्जा कर लेगा और पूरी दुनिया में तबाही मचा देगा। यह सुनकर निक के होश उड़ गए। तभी अचानक उसे सड़क पर मम्मी और चूहों का झुंड अपनी ओर आता दिखाई दिया। वह डर के मारे भागा और सड़क पर एक कार से टकराते टकराते बचा। जेनी ने उसे संभाला। यह सब निक का एक भ्रम, हेलुसिनेशन था। अपनी बात साबित करने के लिए निक जेनी को वापस दुर्घटना स्थल पर ले गया। रास्ते में एक पुरानी वीरान चर्च, मॉनेस्ट्री के पास निक को ऐसा महसूस हुआ जैसे कोई उसे बुला रहा है। जेनी ने कहा कि उन्हें विमान के मलबे की तरफ जाना चाहिए और दोनों अलग हो गए। जैसे ही जेनी वहां से गई, निक अकेला पड़ गया। अंधेरे में छिपी राजकुमारी ने पहले ही उसे अपना निशाना बना लिया था। इससे पहले कि निक कुछ समझ पाता, एक ताकतवर साए ने उसे दबोच लिया। उसकी चेतना फिर से एक रेगिस्तानी भ्रम में खो गई। जब उसे होश आया तो उसने खुद को उस चर्च के बलि देने वाले हॉल, रिचुअल हॉल में पाया। वहां राजकुमारी के गुलामों ने निक को एक ठंडी वेदी, ऑल्टर पर लिटाकर जकड़ लिया। तभी राजकुमारी अमाना नेट उसके ऊपर कूदी। कई मर्दों की जान लेने के बाद अब वह काफी हद तक इंसानी रूप में वापस आ चुकी थी और राजकुमारी अमाना नेट अब अपनी पुरानी खूबसूरती वापस पा चुकी थी। वह अपने चुने हुए शिकार निक को बड़े ध्यान से देख रही थी, यह परखने के लिए कि क्या यह शरीर मौत के देवता सेठ को संभालने के लायक है या नहीं। संतुष्ट होने के बाद उसने प्राचीन अनुष्ठान शुरू करने का फैसला किया। उसने बिना देर किए सामने खड़ी एक पवित्र मूर्ति को मुक्के से चकनाचूर कर दिया और उसके अंदर छिपा सोल ब्लेड बाहर निकाल लिया। अमाना नेट ने प्राचीन मंत्र पढ़ना शुरू किया ताकि निक की बलि दी जा सके, लेकिन तभी उसे एक बड़ा झटका लगा। खंजर की मुठ पर लगा वह कीमती लाल रत्न, रूबी,
गायब था। उस रत्न के बिना यह बलि अधूरी थी। अमाना नेट अभी सोच ही रही थी कि क्या करे, तभी जेनी वहां आ धमकी। जेनी उस जिंदा मम्मी को देखकर दंग रह गई। निक ने चिल्लाकर उसे भागने को कहा। जेनी जान बचाकर भागी, लेकिन राजकुमारी की रफ्तार के आगे वह बेबस थी। राजकुमारी ने जेनी को दबोच लिया ताकि उसकी जीवन शक्ति एसेंस सोख सके। इसी बीच निक ने मौका पाकर उन मम्मी गुलामों को लात मारकर पीछे हटाया और खुद को आजाद कर लिया। उसने फुर्ती से खंजर उठाया और राजकुमारी पर हमला कर दिया। जेनी ने मौका पाकर खंजर छीन लिया और निक के साथ वहां से भाग निकली। उन्होंने एक ट्रक स्टार्ट किया और वहां से 9-2-11 हो गए। रास्ते में जेनी को समझ आया कि विमान उसी चर्च के पास क्यों गिरा था। दरअसल क्रूसेडर्स ने वह खंजर उस चर्च की मूर्ति में छिपाया था और राजकुमारी की जादुई शक्ति ने निक के जरिए विमान को वहीं खींच लिया था। जेनी ने निक को आगाह किया कि राजकुमारी उसे फिर से पकड़ने की कोशिश करेगी, क्योंकि वह चुना हुआ चोजन वन है। निक अपनी अकड़ में कहता रहा कि वह किसी के काबू में नहीं है, लेकिन तभी एक चमत्कार हुआ। ट्रक अपने आप घूमकर वापस उसी डरावनी चर्च की तरफ जाने लगा। राजकुमारी वाकई निक के दिमाग को कंट्रोल कर रही थी। पीछा कर रहे मम्मी पिशाचों के हमले की वजह से उनका ट्रक पलट गया। निक जैसे ही होश में आया, उसने धुंध में राजकुमारी को अपनी तरफ आते देखा। गुस्से में निक ने एक लकड़ी उठाई और उस हजारों साल पुरानी डायन से लड़ने चल पड़ा, लेकिन राजकुमारी ने उसे एक ही वार में हवा में उड़ा। अभी राजकुमारी जेनी को खत्म करने ही वाली थी कि अचानक कहीं से क्रिस्टल के तीर, क्रिस्टल एरोज उस पर बरसने लगे। एक आधुनिक और हथियारों से लैस सीक्रेट फोर्स वहां आ पहुंची। उन्हें राजकुमारी की कमजोरियों का पता था। उन्होंने हुक और जंजीरों से राजकुमारी को चारों तरफ से जकड़ लिया। निक कुछ पूछ पाता उससे पहले ही उसे बेहोशी का इंजेक्शन दे दिया गया। जब निक की आंख खुली तो उसने खुद को एक हाईटेक लैब में पाया। वहां जार में अजीबोगरीब राक्षसों के अंग रखे थे। वहां उसकी मुलाकात डॉक्टर जेकिल से हुई, जो सालों से इन काली शक्तियों पर रिसर्च कर रहे थे। जेक ने बताया कि जेनी भी उनके इसी गुप्त संगठन का हिस्सा है, जिसका काम दुनिया को इन शैतानों से बचाना है। राजकुमारी को लैब के बीचों बीच भारी लोहे की जंजीरों से बांध दिया गया था। उसे काबू में रखने के लिए उसके शरीर में पारा, मर्क्यूरी भरा जा रहा था, क्योंकि प्राचीन मिस्र के लोग जानते थे कि पारा जादू को रोकता है। जेक का प्लान था कि जैसे ही तापमान 28 डिग्री तक गिरे, राजकुमारी के खून में मौजूद पारा जम जाए और वे उसका ऑपरेशन करके उसके अमर होने का राज जान सकें। तभी कैद में होने के बावजूद राजकुमारी ने निक के साथ आंखों का संपर्क, आई कांटेक्ट बनाया और उसे फिर से एक माया जाल में खींच लिया। इस बार निक को डर नहीं, बल्कि एक अजीब सी अपनेपन की भावना महसूस हुई। राजकुमारी ने उसके कान में फुसफुसाते हुए कहा कि निक का पिछला जन्म, पास्ट लाइफ ही वह शख्स था जिसे मौत के देवता ने चुना था। वह निक को फिर से बहकाने लगी। अमाना नेट ने निक के कान में झर घोलना शुरू किया। उसने वादा किया कि अगर निक ने अपने शरीर में मौत के देवता सेठ को समाने दिया तो उसके पास जीवन और मृत्यु पर राज करने की असीम शक्ति होगी। इतना ही नहीं, राजकुमारी खुद उसकी अर्धांगिनी बनेगी और दोनों मिलकर पूरी दुनिया पर राज करेंगे। यह सपना इतना लुभावना था कि कोई भी इसमें खो जाए। लेकिन तभी पारे, मर्क्यूरी के तेज दर्द से राजकुमारी चीख उठी और निक का भ्रम टूट गया। निक का दिल पसीज गया और उसने डॉक्टर को रुकने के लिए कहा, जिसे देखकर जेक समझ गए कि निक और उस मम्मी के बीच कोई गहरा मानसिक जुड़ाव है। इसी बीच लंदन के अंडरग्राउंड रास्ते में खुदाई कर रही टीम को आखिर वह लाल रत्न मिल गया। रत्न के मिलते ही लैब में कैद राजकुमारी को उसकी शक्ति का एहसास हुआ और उसके चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। जेनी को भी सच समझ आ गया। डॉक्टर का इरादा निक को बचाने का नहीं था। डॉक्टर का असली प्लान सुनकर निक के पैरों तले जमीन खिसक गई। डॉक्टर चाहता था कि राजकुमारी निक की बलि दे, ताकि मौत का देवता निक के शरीर में आ जाए और फिर डॉक्टर उस देवता को मार सके। यानी राजकुमारी खंजर देगी, निक अपनी जान देगा और डॉक्टर क्रेडिट लेगा। निक के लिए यह आगे कुआं पीछे खाई वाली स्थिति थी। वह किसी भी हाल में मरने वाला था। गुस्से में निक ने डॉक्टर पर हमला किया, लेकिन तभी डॉक्टर की दूसरी शख्सियत हैवान मिस्टर हाइड बाहर आ गई। निक की बुरी तरह पिटाई हुई, पर आखिरी वक्त में उसने डॉक्टर को बेहोशी का इंजेक्शन ठोक दिया। उधर राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति से एक छोटी सी मकड़ी बुलाई, जिसने एक कंट्रोल रूम के कर्मचारी के दिमाग पर कब्जा कर लिया। उस कर्मचारी ने पारे की मशीन बंद कर दी और कुल्हाड़ी से बिजली का सिस्टम काट दिया। जैसे ही तापमान बढ़ा,
राजकुमारी की ताकत वापस आ गई। उसने अपनी जंजीरें तोड़ दी और वहाँ मौजूद गार्ड्स को किस करके उनकी जान सोख ली। अब वह पूरी तरह से एक शक्तिशाली राक्षस बन चुकी थी। निक और जेनी समझ गए कि अगर उन्होंने उस लाल रत्न को नष्ट नहीं किया तो सब खत्म हो जाएगा। वे बेसमेंट से बाहर भागे, लेकिन राजकुमारी को जब पता चला कि निक उसे छोड़कर दूसरी औरत जेनी के साथ भाग रहा है तो उसका दिल टूट गया और उसका गुस्सा 7वें आसमान पर पहुंच गया। उसने अपनी पूरी ताकत झोंक दी और मिस्र के रेगिस्तान की धूल और तूफान को लंदन की सड़कों पर बुला लिया। आसमान काला पड़ गया, कांच की इमारतें टूटने लगीं और हजारों की भीड़ जान बचाकर भागने लगी। राजकुमारी अब एक खूंखार शिकारी की तरह सड़कों पर निकल चुकी थी। वह इस नए युग में अपना नया मिस्र साम्राज्य खड़ा करना चाहती थी। निक और जेनी मलबे और धूल के बीच अपनी जान बचाकर भाग रहे थे, जबकि पीछे से राजकुमारी का कहर पूरी शहर को राख में तब्दील कर रहा था। यह मंजर किसी प्रलय से कम नहीं था। रेत का वह भयानक तूफान अब एक विशाल चेहरे में बदल चुका था, जो पूरे शहर को निगलने के लिए तैयार था। लोग अपनी जान बचाने के लिए इधर उधर भाग रहे थे, लेकिन वह धूल भरी आंधी हर कोने में समा चुकी थी। तभी निक का मरा हुआ साथी विल फिर से प्रकट हुआ। उसने निक और जेनी को एक गुप्त रास्ता दिखाया, लेकिन अभी वे 3 कदम भी नहीं चले थे कि एक बेकाबू बस उनसे आ टकराई। निक ने फुर्ती से जेनी को धक्का देकर बचा लिया, लेकिन वह खुद बस के अंदर फंस गया। खुशनसीबी थी कि वह बच गया और विल ने उसे बताया कि वह रत्न क्रूसेडर्स के मकबरे में छिपा है। उधर पुरातत्व विभाग की टीम को खबर मिली कि राजकुमारी अमानानेट वहां पहुंच चुकी है। राजकुमारी ने अपनी जादुई शक्ति से मकबरे में मौजूद हजारों साल पुरानी लाशों को जिंदा कर दिया। उन अमर सैनिकों के सामने आधुनिक हथियार भी बेकार साबित हुए। जो सैनिक मारे गए वे भी मम्मी बनकर राजकुमारी के सामने घुटने टेकने लगे। राजकुमारी ने आखिरकार वह डेथ आई लाल रत्न हासिल कर लिया और उसे अपने खंजर में जड़ दिया। अब खंजर पूरा हो चुका था, बस निक की बलि देना बाकी था। विल, जो असल में राजकुमारी का मोहरा बन चुका था, निक को सीधे मौत के जाल में ले आए। निक ने मकबरे की अंधेरी गलियों में जेनी को मम्मी के चंगुल से बचाया, लेकिन वे राजकुमारी के बिछाए जाल से नहीं बच सके। एक साये ने उन्हें ठंडे पानी की सुरंग में धकेल दिया। इससे पहले कि निक कुछ कर पाता, राजकुमारी ने जेनी को पानी के अंदर खींच लिया और उसे डुबोकर मार डाला। जब निक बदहवास होकर जेनी की लाश के पास पहुंचा तो राजकुमारी अंधेरे से बाहर निकली। उसने ठंडे लहजे में कहा, इंसानों का मरना तो तय है, ये हड्डियां बेकार हैं, लेकिन अगर तुम अंधेरे का साथ दो तो तुम मौत को भी काबू कर सकते हो। निक ने चिल्लाकर मना कर दिया। वो अपनी प्रेमिका की मौत से टूट चुका था, लेकिन उसने हार नहीं मानी। राजकुमारी ने गुस्से में निक की हड्डियां तोड़ दी और उसे बेरहमी से पीटा ताकि वो घुटने टेक दे। तभी निक की नजर उस खंजर पर पड़ी। उसने चालाकी से राजकुमारी के हाथ से वो सोल ब्लेड छीन लिया। उसने पत्थर पर मारकर उस रत्न को तोड़ने की कोशिश की। राजकुमारी चिल्लाई, रुको, अगर तुमने इसे तोड़ा तो तुम कभी देवता नहीं बन पाओगे और ना ही किसी को जिंदा कर पाओगे। जिंदा करना, इन शब्दों ने निक के दिमाग में बिजली की तरह काम किया। उसने सोचा, अगर वो खुद मौत का देवता बन जाए तो शायद वो जेनी को वापस ला सकता है। उसने खंजर राजकुमारी को देने का नाटक किया, लेकिन आखिरी पल में उसने वो खंजर खुद के सीने में घोंप दिया। ये उस भयानक अनुष्ठान का आखिरी कदम था। निक का शरीर तड़पने लगा। रत्न की सारी काली शक्ति उसके खून में समा गई। रत्न फीका पड़ गया और निक की आंखें बदल गईं। उसकी आंखों में अब 4 पुतलियां थीं। निक अब इंसान नहीं, बल्कि मौत का देवता सेथ बन चुका था। मरने के बाद जी उठे इस देवता ने उस खंजर को चकनाचूर कर दिया। अब राजकुमारी अमानानेट खुशी से झूम उठी, क्योंकि उसका हजारों साल पुराना सपना पूरा हो गया था। निक, जो अब साक्षात मौत था, धीरे धीरे राजकुमारी की ओर बढ़ा। जैसे ही वो उसे चूमने वाला था, उसकी नजर पास ही पड़ी जेनी की ठंडी लाश पर गई। जेनी की बेजान लाश को देखकर निक के अंदर सोया हुआ इंसान अचानक जाग उठा। एक तरफ मौत के देवता सेथ की ताकत निक के शरीर पर कब्जा करना चाहती थी, तो दूसरी तरफ निक की अपनी इच्छा शक्ति उससे लड़ रही थी। सबको लगा कि बुराई जीत जाएगी, लेकिन तभी एक बड़ा ट्विस्ट आया। दरअसल खंजर घोंपने से पहले निक ने पत्थर पर मारकर रत्न में जो दरार पैदा की थी, उसकी वजह से देवता की शक्ति कमजोर पड़ गई थी। निक ने अपनी फौलादी इच्छा शक्ति से उस शैतानी साय को अपने दिमाग के एक गहरे कोने में कैद कर दिया। राजकुमारी अमानानेट को लगा कि उसका देवता जाग गया है, लेकिन उसे बदले में मिला निक का एक जोरदार हमला। अब निक के पास मौत की शक्ति थी, जिसे हराना राजकुमारी के बस की बात नहीं थी। निक ने उसे वेदी पर पटका और एक मौत के चुंबन से उसकी सारी बची कुची जान सोख ली। हजारों साल की वो राजकुमारी एक बार फिर सूखी हुई बेजान लाश में बदल गई। इसके बाद निक जेनी के पास पहुंचा। अब उसके पास मरे हुए को जिंदा करने की शक्ति थी। उसने एक भयानक दहाड़ मारी और वो चमत्कार हो गया जिसका सबको इंतजार था। जेनी की सांसें वापस आ गईं।
वो मौत के मुंह से वापस लौट आई। लेकिन ये कोई हैप्पी एंडिंग नहीं थी। निक अब इंसान नहीं रहा था। उसके अंदर सेथ का साया हमेशा के लिए बस गया था, जो कभी भी उसे बेकाबू कर सकता था। अगर वो जेनी के साथ रहता तो उसकी काली शक्तियां जेनी को नुकसान पहुंचाती और दुनिया उसे एक राक्षस समझकर लैब में चीर फाड़ के लिए ले जाती। भारी मन से निक ने जेनी का साथ छोड़ दिया। इससे पहले कि बचाव दल वहां पहुंचता, निक एक साये की तरह मकबरे की गहराइयों में गायब हो गया। वो दुनिया की नजरों से ओझल हो गया, मानो उसका कभी अस्तित्व ही न रहा हो। उधर राजकुमारी अमाना नेट की लाश को डॉक्टर जैक ने वापस कब्जे में ले लिया। उसे फिर से एक भारी ताबूत में बंद कर दिया गया और सुरक्षा के लिए उसे पारे से लबालब भर दिया गया, ताकि वो दोबारा कभी सिर न उठा सके। कहानी के अंत में हम देखते हैं कि निक अब अकेला नहीं है। उसके साथ उसका दोस्त विल भी है, जिसे निक ने अपनी शक्तियों से दोबारा जिंदा कर दिया है, एक मरे हुए साये के रूप में। दोनों अब रेगिस्तान के विशाल टीलों के बीच घोड़ों पर सवार होकर निकल पड़े हैं। निक के पास अब ऐसी शक्तियां हैं जिनसे वो दुनिया को बचा भी सकता है और तबाह भी। वो अब एक डार्क हीरो बन चुका है, जो सायों में रहकर दुनिया की रखवाली करेगा।